ठीक, तो इन पर ये सारे आपको अपलोडेड फॉर्म में मिल जाएंगे। आपको प्लेलिस्ट में जाके ITLA डालना पड़ेगा। ठीक, तो अभी मैंने इनको पब्लिक नहीं किया है, आज मैं इनको सबको रात में बैठ के पब्लिक कर दूंगा। तो फिर आप इनको जब चाहें अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से देख सकते हैं। इसमें आपको डेट वाइज क्या क्या डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि क्या कंटेंट डिस्कस हुआ है। तो जहाँ पर भी आपकी जो भी क्लासेस छूटी हुई हैं तो वो आपको डिस्कशन में अवेलेबल हो जाएंगे। कंटेंट आपके पास है, उसको आप पढ़िए, सर्च करिए और क्लासेस में उस डिस्कशन को देख लीजिए। फिर जो आपकी क्वेरी आएगी वो एक लेवल पर होगी और बिल्कुल परफेक्ट होगी, तो आपकी और क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक, तो ये काम भी है जो हम लोग मिलकर कर सकते हैं क्लास की उसको बढ़ाने के लिए, एफिशिएंसी को। तो ये फर्दर मैं आज रात में बैठ के आपके जितनी भी क्लासेस हुई हैं इनको पब्लिक कर देता हूँ और प्लेलिस्ट में डाल देता हूँ। रिकॉर्डेड तो ऑलरेडी है ही है। तो इससे क्या होगा कि जब भी आपको चैनल कौन सा सब्सक्राइब करना है, IBM CSGMU ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, उसकी प्लेलिस्ट में ITLA जब आप डालोगे तो ये सारे लेक्चर्स आपको डेट वाइज विद कंटेंट वाइज मिल जाएंगे। तो काफ़ी हेल्प आपकी हो जाएगी। ठीक है, और बुक मैंने आपको सजेस्ट कर ही दी है, बुक के साथ में और लेक्चर्स के साथ में मिला के आप उसको पढ़ लीजिए। फिर कोई डाउट आता है तो पूछ लीजिए, क्योंकि कई सारे ऐसे इसमें बच्चे हैं इतने ही कम में, कई सारे ऐसे हैं जिनकी किसी दिन कोई क्लास है, जिनकी किसी दिन कोई छुट्टी हुई है। तो सबका कल्याण हो जाए यार। ठीक है, बाकी आपकी क्लासेस अच्छे से होती रहें तो जिससे कम से कम यूट्यूब पे लेक्चर तो आपके अपलोड होते रहे, तो बाकी सबका भी फायदा हो जाएगा। इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक, एनी डाउट? कोई डाउट बेटा? नो सर। ओके, तो एक काम करते हैं अब, जल्दी से एक नया टॉपिक आज का हम लोग पिकअप करते हैं, सैलरीज। इस पे आगे चलेंगे। जब सैलरीज और इस तरीके की एक दो चीज़ें हो जाएंगी तो जो वो आपका रिबेट और रिलीफ तब डिस्कस करेंगे, तो जल्दी आसानी से समझ में आएगा आपका। ठीक है, और रिबेट और रिलीफ और इवेजन अवॉइडेंस ऑफ टैक्स बच रहा है ना आपका। तो इवेजन और अवॉइडेंस ये आप मुझे तब याद दिलाओगे जब आपका कोर्स खत्म होने वाला होगा। तो मैं जैसे ही बोलूँगा इवेजन या अवॉइडेंस आप बोलोगे और मैं केवल बोलता जाऊंगा, आपको समझ आता जाएगा फटाफट, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपकी हो चुकी होंगी। पर्टिकुलरली जब आपका सेशन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ इनकम और क्लबिंग ऑफ इनकम हो जाए, नोट कर लीजिए, क्लबिंग एंड एग्रीगेशन ऑफ इनकम जब आपका सेशन हो जाए, उसके बाद आप मुझे याद दिलाइएगा टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन। 5 मिनट में समझ आएगा सिर्फ। अभी मुझे उसके लिए काफ़ी कुछ आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही आपका सेशन खत्म होगा किसका, क्लबिंग ऑफ इनकम, उसके बाद आप मुझे रिमाइंड कराएंगे सर इनकम अवॉइडेंस और इनकम इवेजन बचा हुआ है। तो विद इन 5 मिनट के डिस्कशन में वो पूरा समझ में आ जाएगा, उसमें कुछ करना नहीं है। एक बात हो गई। दूसरी, टैक्स रिबेट एंड टैक्स रिलीफ। तो ये जो टैक्स कैलकुलेशन से रिलेटेड जब आप मेरा वीडियो देख लो उसके बाद उसको आप मुझसे पूछो, तो वो भी 5 से 7 मिनट का काम है। आपको ये तो समझ आ जाए कि टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है, उसके सरचार्ज क्या हैं, सरचार्ज के रेट क्या हैं, सरचार्ज के कारण टैक्स की लायबिलिटी कितनी बढ़ जाती है। इतना जैसे ही आप समझ के आएंगे तो टैक्स रिलीफ और रिबेट बताने में 5 से 10 मिनट लगेंगे, बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये दोनों यस काम आपके 5-5 मिनट के बाकी हैं, लेकिन इसके पहले आपके एंड से इतना काम हो जाना चाहिए। ठीक बेटा? जी सर। ओके, यस तो सर। अब हम लोग चलते हैं जल्दी से सैलरीज पर। बड़े बड़े टॉपिक आपके हो जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। नाउ सैलरीज, और तैयार हो जाइए, क्योंकि सैलरीज जो है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बड़ा एरिया, बड़ा टॉपिक माना जाता है। अगर आपकी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं और प्रॉपरली जैसे सेशंस चलते हैं तो ये अपने आप में 1 महीना ले लेती है पूरा। 3 महीने से और 3.5 महीने के सेमेस्टर में इसको अपने खुद के 1 महीने चाहिए होते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी से हो जाए। तो फटाफटक से आप लिखिए, अगर आप बुक ले आए हैं तो पेज नंबर 79 खोल लीजिए। जो लोग ले आए हैं और जो लोग नहीं लाए हैं वो उसको फटाक से नोट कर लें मेरे साथ साथ। सैलरी इज़ द कंपोजिशन ऑफ, आपको लिखना है, बेसिक सैलरी प्लस अलाउंसेस प्लस परक्विजिट्स
प्लस प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। सैलरी में क्या क्या जोड़ रहे हैं हम लोग? बेसिक सैलरी, अलाउंसेस, परक्विजिट्स, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, चार चीज़ें। इससे क्या बन गई आपकी ग्रॉस सैलरी। अब इसमें से हम लोग घटाएंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। क्या क्या घटाएंगे? स्टैंडर्ड डिडक्शन, नोट करते जाइए जिनके पास बुक नहीं है ध्यान से। स्टैंडर्ड डिडक्शन प्लस इंटरटेनमेंट अलाउंस, दो चीज़ें घटाएंगे हम लोग, तो हमको क्या मिल जाएगी? टैक्सेबल सैलरी। ठीक, फिर से सुन लीजिए, क्या क्या जोड़ने वाले हैं? बेसिक सैलरी, अलाउंसेस, परक्विजिट्स, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, चार चीज़ें जोड़ने वाले हैं। घटाने वाले क्या क्या हैं? स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरटेनमेंट अलाउंस एंड एम्प्लॉयमेंट टैक्स। वैसे एम्प्लॉयमेंट टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स अभी इंडिया में ज़्यादा चलता उलता है नहीं कहीं में, पर आप लिख लीजिए। ठीक, तो तीन चीज़ें ये घटाएंगे आप, तो आपको क्या मिल जाएगा? टैक्सेबल सैलरी। ये सैलरी की एक बेसिक डेफिनेशन हो गई। ठीक, अब इन कंपोनेंट्स को अलग अलग डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ये होते क्या क्या हैं, फलाना क्या है, ढिमका क्या है। तो पहले तो वो देख लेते हैं कि सैलरीज में क्या क्या शामिल होता है। तो आपने देख लिया ये चार चीज़ें शामिल होती हैं। तो अब सैलरी का मतलब केवल वो सैलरी नहीं है, सैलरी में वेजेस भी आ सकती हैं, सैलरी में किसी की कोई पेंशन है तो वो भी आ सकती है, सैलरी में कोई एन्यूटी है तो वो भी आ सकती है, सैलरी में कोई ग्रेचुटी है तो वो भी आ सकती है। ठीक, एनी टाइप ऑफ इन्हांसमेंट वो भी आ सकता है, कोई एडवांस सैलरी भी आ सकती है। ठीक, कोई लीव का इनकैशमेंट भी आ सकता है। नोट करते चले जाइए सब फटाफट। ये सारी चीज़ें सैलरी का हिस्सा बन सकती हैं। ठीक है, तो सैलरी से रिलेटेड फर्दर और डिस्कशन आपके लिए है, दैट इज अप्रूवल। सैलरी आपके लिए कब टैक्सेबल हो जाएगी? जब ड्यू हो जाए। ठीक है, जब ड्यू हो जाए तब टैक्सेबल हो सकती है, या जब आपने एक्चुअली पेमेंट आपको मिला तब भी टैक्सेबल हो सकती है। अगर आपने ड्यू पे टैक्सेबल करा ली, उस समय पे नहीं हो पाई है, तो जब आपको पे हो तो उसका एडजस्टमेंट हो जाएगा। वो कैसे होता है वो एक अलग बात है, लेकिन दोनों केसेस में कोई भी इनकम टैक्सेबल हो सकती है ऑन व्हेन इट इज ड्यू, ऑन व्हेन इट इज एक्चुअली पेड। ठीक, तो सैलरीज के केस में ड्यू पर ही अधिकतर उसको इंक्लूड कर लिया जाता है एज इनकम। ठीक है, और अब स्केल, ये स्केल क्या चीज़ है? बोल रहा है ना वो बेसिक सैलरी। तो ये बेसिक सैलरी क्या है? तो पहले बेसिक सैलरी की बात को आप समझ लो। बेसिक सैलरी इज द बेस, वो बेस है जो बोला जाता है कि इनकी इतनी सैलरी है। मतलब जैसे आपको बोला जाए कि यू आर अपॉइंटेड इन द स्केल ऑफ 20,000। नोट करिए इसको मेरे साथ जो मैं बोलता जा रहा हूँ। 20,000 डैश 300 डैश 20,000 डैश 300 डैश 23,000 डैश 500 डैश 30,000 डैश 800 डैश 35,000। नोट किया सबने ध्यान से? क्योंकि आपको ध्यान से नोट करना, मैंने रेंडमली बोल दिया है। तो ये 20,000 डैश 300 को हम लोग कहाँ के लिए तक लेके गए? 23,000 तक। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जो भी व्यक्ति काम कर रहा है हर एक साल के बाद उसके 300 रुपए बढ़ेंगे। ये जो 300 है इसको क्या बोला जाएगा? एनुअल इंक्रीमेंट। लिखते चलो, एनुअल इंक्रीमेंट, हर साल होने वाली वेतन वृद्धि। ठीक, वार्षिक वेतन वृद्धि, एनुअल इंक्रीमेंट। तो हर साल उसके 300 रुपए सैलरी में बढ़ते जाएंगे।
तो जो वो 23,000 है, कितना बोला मैंने, 20, हाँ 20 का हो जाएगा 20,300, फिर अगले साल हो जाएगा 20,600, फिर 20 का 900, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये कहाँ तक बढ़ेगा, 23,000 तक। मतलब 10 साल तक नौकरी में उसको हर साल 300 रुपए बढ़ेंगे बेसिक में। फिर जब वो 10 साल पार हो जाएंगे तो उसके बाद कितने बढ़ने लगेंगे, 500-500। अगले जो इंक्रीमेंट्स होंगे उसके 10 साल के बाद वो 500-500 के होंगे। दिस इज कॉल्ड द स्केल। ये कहाँ तक बढ़ के जाएंगे, मैंने शायद आपको बोला 23 से 30 तक, जहां तक बोला है वहां तक बढ़ेंगे। फिर उसके बाद 800-800 के इंक्रीमेंट बढ़ेंगे हर साल। तो ये जो बढ़ोतरी है, दिस इज कॉल्ड द स्केल। इसको बोलते हैं स्केल और द बेसिक सैलरी। और ये बढ़ती कैसे है, एक तो इस तरीके से बढ़ सकती है। एक क्या तरीका हो सकता है कि एक आपको बेसिक सैलरी दे दी गई, उसके बाद एक परसेंटेज दे दिया गया कि हर साल 2%, 3%, 5% ऑफ द बेसिक सैलरी बढ़ेगा। तो जितनी भी बेसिक सैलरी आ रही है उस पर आप 3% लगा दो, 2% लगा दो, अप टू 10 ईयर्स। इसके बाद ये बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे भी बढ़ाई जा सकती है। तो ये क्या है, ये बेसिक सैलरी है। मतलब इतनी सैलरी तो उसको मिलनी है, दैट्स इट द बेसिक। अब अलाउंसेस, अलाउंसेस क्या होते हैं, अलाउंसेस आर द एक्स्ट्रा मॉनेटरी बेनिफिट्स प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉई टू मीट आउट द कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस। कुछ एक्सपेंसेस को एम्प्लॉयर या गवर्नमेंट फाइंड आउट करती है कि ये जो है लिविंग में असर डालते हैं, इनके लिए कुछ अलग से पैसा दिया जाना चाहिए कि जिससे काम करने के लिए मोटिवेशन हो एम्प्लॉय को और इफिशिएंसी ऑफ वर्क बढ़े। ठीक, तो इनको बोलते हैं अलाउंसेस। अलाउंसेस भी आपके सैलरी में जुड़ जाएंगे। फिर इसके बाद है परक्विजिट्स। परक्विजिट्स क्या होते हैं, इनको पर्क्स भी बोला जाता है। दीज आर द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय। ये वो सुविधाएं हैं जो एम्प्लॉय को दी जाती हैं, पैसा नहीं, सुविधाएं एम्प्लॉयज को दी जाती हैं। जैसे फ्री कार दे दी जाए, फ्री का रहने का मकान दे दिया जाए। तो आप बोलोगे यार ये सैलरी कैसे हो गई, तो फ्री दिया गया है। हाँ, अब इनकी एक वैल्यू निकाली जाएगी एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, कि ये कार की कुछ वैल्यू बन रही है। मतलब इन द टर्म्स ऑफ इफ इट इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, इट इज टू बी मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉय। इस पे कुछ वो खर्च करता, तो एक मिनिमम रेस्पेक्टेबल कुछ प्रोविजंस के हिसाब से वैल्यू निकाली जाएगी। और वो वैल्यू ये मान के कि अगर ये सुविधा नहीं दी गई तो एक तरीके से इतने पैसे इनके बचे, तो पैसे का बचना भी पैसे के मिलने के बराबर है। समझ आ रहा है, अगर आपकी जेब से कोई खर्चा होने वाला हो और उसको कोई बचा दे, तो इन द टर्म्स वो क्या हुआ, आपके लिए एक प्रकार की इनकम हो गई ना। ये मानते हुए उसको आपकी सैलरी में जोड़ दिया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सैलरी। हालांकि वो आपको मिला नहीं है, मिली तो सुविधा है। ठीक, तो उस सुविधा का वैल्यूएशन निकाल के आपकी सैलरी में जोड़ दिया गया, तो इसको बोलेंगे परक्विजिट। दूसरे, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, कि आप कहीं काम कर रहे थे, करते हैं, उसके अगेंस्ट में कई सारी और बेनिफिट्स हो जाते हैं। तो वो सारे, ये लीगल बेनिफिट्स की ही बात हो रही है, ये आगे डिस्कस होंगे आपके साथ। ठीक, तो प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, इनसे मिलकर के सैलरी बनती है। तो हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, जल्दी से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। और सबसे पहले आपके साथ डिस्कस क्या करेंगे, क्या डिस्कस करने वाले हैं, अलाउंसेस को, क्योंकि बेसिक सैलरी से रिलेटेड काफ़ी सारी बात तो मैंने आपके साथ कर ली है। ठीक, अलाउंसेस। अब ये अलाउंसेस क्या क्या है भाई, कितने तरीके के हो सकते हैं, ध्यान देना शुरू कर दो। अलाउंसेस, समझ आ रहा है ना बात। अलाउंसेस आर द regular or the fixed money provided by the employer to the employee to meet the cost of living। हाँ, सैलरी के केस में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, देयर मस्ट बी द रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर। ये संबंध जरूर होना चाहिए। अगर ये संबंध नहीं है तो एनी टाइप ऑफ कंसिडरेशन रिगार्डिंग द सर्विसेज प्रोवाइडेड इज नॉट अ सैलरी। इसको स्टार बना के लिख लीजिए। आपके यहाँ कोई प्लम्बर काम करने आए 4 घंटे के लिए, तो वो भी तो कुछ पैसा लेके जाता है। तो बेसिक डेफिनेशंस में दैट इज ऑल्सो अ कंसिडरेशन अगेंस्ट द सर्विस प्रोवाइडेड। उसने भी कुछ सेवाएं आपको दी,
उसके अगेंस्ट में आपने उसको कुछ दिया। कंसिडरेशन इज द वैल्यू विच इज रेंडर्ड against any type of facility you are getting or any type of services you are getting। और लॉ की डेफिनेशन में हम नहीं जाएंगे, टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ये सब में नहीं जाते हैं, ठीक ना। कुछ आपने किया, उसके रिटर्न में आपको कुछ मिला, क्लियर है। तो प्लम्बर भी आपके यहाँ काम कर गया, तो उसने भी सर्विसेज दी, तो उसके अगेंस्ट में आपने उसको पेमेंट किया, तो क्या वो प्लम्बर के लिए सैलरी हुई? नहीं हुई, कारण आपके और उसके बीच में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन नहीं है। नोट इट डाउन, क्लियर। अगर रिलेशन होगा तो आगे बात होगी सैलरी की, वरना सैलरी नहीं है। ऐसे ढेर सारी जगह सर्विसेज के अगेंस्ट में आप पेमेंट कर रहे हैं या आपको पेमेंट मिल रहा है, ठीक है। सर्विस सैलरी तभी बनेगी जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय जैसा रिलेशन हो। अब तो बेसिक सैलरी आप समझ चुके हैं, स्केल कुछ कुछ डिस्कस हो गया आपके साथ। अब अगली बात आती है अलाउंसेस। अलाउंसेस 3 प्रकार के होंगे, लिखते चलो फटाफट। टैक्सेबल अलाउंसेस, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस, ऐसे अलाउंसेस जो कि हर हाल में आपकी सैलरी में जुड़ने ही जुड़ने हैं। अगर आपको वो पैसा मिल रहा है तो वो सैलरी में जुड़ेगा ही जुड़ेगा, ही को अंडरलाइन कर लेना, जुड़ेगा ही जुड़ेगा। दूसरे कौन से अलाउंसेस हैं? फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंस, वो अलाउंस कि आपको मिल रहे हैं, आप इनको सैलरी में ना जोड़ें, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा पहले। जब आप चार्ट बनाओगे तो आप लिखोगे ये अलाउंस, फिर उसके नीचे आप लिखोगे एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन इनर कॉलम में, फिर आउटर कॉलम में आप उसको नील कर दो या क्रॉस 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 कर दो, ठीक। ऐसे इसका प्रेजेंटेशन होगा। तो ये कौन से हो गए? फुल्ली एग्जेम्प्टेड। इन दोनों में कोई झगड़ा नहीं है, ये आपके परम मित्र हैं। हाँ, मित्रों को पहचानना तो पड़ेगा आपको, तभी मित्रता बढ़ती है। तो इनको पढ़ के आपको याद करना पड़ेगा कि कौन से फुल्ली एग्जेम्प्टेड है और कौन से फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। इनमें कोई झगड़ा नहीं है, ये बड़े अच्छे लोग हैं, ये आपका पूरा साथ देंगे। बस आप पहचान लीजिए इनको, ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर वाई है, ये आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। आपको परेशान करने वाले कौन से हैं? पार्शियली एग्जेम्प्टेड और पार्शियली टैक्सेबल। कुछ अलाउंसेस ऐसे हैं कि ये जब आ जाएंगे तो इनका कुछ हिस्सा टैक्सेबल है, कुछ हिस्सा एग्जेम्प्टेड है। ये जो कुछ है इसको आपको फाइंड आउट करना है ऑन द बेसिस और द प्रोविजंस प्रोवाइडेड इन द इनकम टैक्स एक्ट। समझ आ रही है बात? तो जैसे ही ये अलाउंस आ जाए विच आर पार्शली एग्जेम्प्टेड, तब आपको कोई उसके ऊपर एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, जिससे आपको ये पता चलेगा कि इनका कौन सा हिस्सा एग्जेम्प्ट किया जाए और कौन सा हिस्सा टैक्सेबल किया जाए। इज इट क्लियर? जब आप ये करेंगे तब आपको पता चलेगा कि यार ये 100 रुपए इस अलाउंस के थे। पहले दो जो आपके परम मित्र हैं उनको केवल पहचानना है, वो बता देंगे इन 100 को जोड़ो या इन 100 को छोड़ो। समझ आ रहा है? इन 100 को ले लो अंदर सैलरी में या इनको छुओ मत। वो बड़े अच्छे सॉरी, दिक्कत आपको कौन से देंगे? दिक्कत आपको देंगे कि जिनमें आपको कोई बाइफरकेशन करना है, कोई डिवीजन करना है कि इनका कितना हिस्सा छोड़ो और कितना इंक्लूड करो। ये 100 रुपए का अलाउंस है, इसमें से 60 रुपए यार वर्कआउट करने के बाद पता चल रहा है कि इसको छोड़ना है, 40 को जोड़ना है, तो वर्किंग करनी पड़ेगी, ठीक। तो ये आपके लिए थोड़े सर दर्द है। तो फर्दर हम लोग अभी क्लास को बढ़ाते हैं, समय है हमारे पास। तो टैक्सेबल अलाउंसेस, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस और फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस, इनको डिस्कस कर लेते हैं आज, ठीक है। आपके लिए होमवर्क ये रहेगा कि जो पार्शली टैक्सेबल और पार्शली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस हैं इनको आप पढ़ के आओगे, फिर हम लोग फटाफट डिस्कस करेंगे कल, तो आसानी से ज़्यादा हो जाएगा। तो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस कौन से हैं देखते चलिए कि ये अगर आपके कंटेंट में आते हैं क्वेश्चन में, तो इनको उठा के आपको सैलरी में फटाफट जोड़ते चले जाना है। सबसे पहला डियरनेस अलाउंस और डियरनेस पे। डियरनेस अलाउंस बहुत आपने नाम सुना होगा, न्यूज़ में भी आता है, अखबार में भी आता है, महंगाई भत्ता। तो महंगाई भत्ते को बोलते हैं डियरनेस अलाउंस, ठीक। और द डियरनेस पे,
ठीक, अब ये डियरनेस अलाउंस और डियरनेस पे में क्या फ़र्क है? डियरनेस अलाउंस और डियरनेस पे में ये फ़र्क है कि दोनों महंगाई के अगेंस्ट मिलते हैं, दोनों फुल्ली टैक्सेबल है, इन बात का कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क कहाँ पे है कि जब डियरनेस अलाउंस का कुछ हिस्सा आपके बेसिक में जोड़ दिया जाए परमानेंटली, देन इट बिकम्स द डियरनेस पे। आप देखते हो महंगाई के हिसाब से गवर्नमेंट आंकड़े जारी करती है कि यार अब इतने परसेंट महंगाई बढ़ गई, अब इतने परसेंट महंगाई बढ़ गई, अब इतने परसेंट महंगाई बढ़ गई, बढ़ती चली जाती है। तब आपको ये एक लेवल पे आके ये पता चले कि यार अब तो डियरनेस अलाउंस जो है इनको 1,000 रुपये मिल रहा है, तो ऐसा करते हैं इसमें से 500 रुपये, अब इससे नीचे तो महंगाई आएगी नहीं, ये 500 रुपये इनकी डायरेक्टली बेसिक पे में ही ऐड कर देते हैं, तो डियरनेस पे बन जाएगी। तो ये जो 500 रुपये हैं वो डियरनेस पे बन गए, टैक्सेबल वो भी हैं। बाकी जो 500 बच रहे हैं वो क्या बन जाएंगे आपके लिए? डियरनेस अलाउंस। ठीक, इतना फ़र्क है। अब दूसरी बात, आगे इसके क्या फ़र्क पड़ते हैं वो कैलकुलेशन में देखेंगे हम लोग। अभी आपके लिए इतनी बात है कि डियरनेस अलाउंस और डियरनेस पे इज़ फुल्ली टैक्सेबल, और ये अलाउंस का एक प्रकार है। दूसरा, आपने सुना होगा सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, सीसीए, नगर प्रतिकर भत्ता। अब आदमी कितने बड़े शहर में रह रहा है उस हिसाब से उसका एक्सपेंडिचर ऑफ लाइफ भी बड़ा होगा, वहाँ मकान महंगे मिलते होंगे, वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, बाकी चीज़ें महंगी होंगी, तो उसको महंगे शहर में रहने के कारण उसका एम्प्लॉयर कुछ अलग से अलाउंस दे, दैट इज़ कॉल्ड द सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। जैसे आपका यूपी शहर है तो यूपी शहर में हर सिटी के हिसाब से कंपनसेटरी अलाउंस अलग अलग हैं गवर्नमेंट के स्केल में। जो लखनऊ में है वो कानपुर और वो इलाहाबाद और फिर वो दो छोटे शहरों में नहीं है, तो ए बी सी डी 4 कैटेगरी की सिटीज़ हैं, सबकी जगह के अलग अलग अलाउंसेस हैं सीसीए के, एज पर द स्केल। ठीक, तो इसको बोलते हैं सीसीए, दिस इज फुल्ली टैक्सेबल। अब फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, अभी जो मेडिकल अलाउंस वर्ड आ रहा है इस पे भी आप स्टार बना के रखोगे, ये कई जगह आएगा डिफरेंट रूप में आपके सामने, तो आप रट नहीं सकते हैं कि मेडिकल अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल। आप अलर्ट हो सकते हैं कि हाँ मेडिकल अलाउंस है तो ये किस तरीके वाला है, फुल्ली टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्टेड वाला है कि पार्शियली है। क्योंकि फुल्ली टैक्सेबल वो मेडिकल अलाउंस होगा जो फिक्स्ड नेचर में आपको मिल रहा है, नोट इट डाउन, इन द फिक्स्ड नेचर, यानी आपकी सैलरी में 1,000 रुपए बगैर वो ये जाने समझे कि कोई बीमार पड़ता है कि नहीं पड़ता, किसी को दवा की ज़रूरत है कि नहीं है, कोई आपसे वो मेडिकल वाउचर, कोई दवा का पर्चा, कोई डॉक्टर का सर्टिफिकेट कुछ ना मांगा जाए, और केवल सीधे सीधे हर महीने आपको 1,000, 2,000, 3,000 वट एवर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द जॉब आपकी सैलरी में एज अलाउंस रिगार्डिंग द मेडिकल आपको मिले, दैट इज फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, और ऐसा अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है। जैसे मैंने समझाया है वैसे ही लिखना तो दिमाग में रहेगा, वरना आगे जाके जब दूसरे मेडिकल अलाउंस आएंगे तो आप कंफ्यूज करोगे। ठीक, तो हम लोग किस पे चर्चा कर रहे हैं? दोज अलाउंसेस विच आर फुल्ली टैक्सेबल। तो डियरनेस हो गया, सीसीए हो गया, मेडिकल अलाउंस हो गया, तीसरा है टिफिन अलाउंस। ठीक है, काम करने वालों को टिफिन के अगेंस्ट में अलाउंस मिलता है कि आपको 100 रुपये खाने के लिए ही दिए जाएंगे। ठीक, तो वो फुल्ली टैक्सेबल है, फिर उससे कुछ मतलब नहीं है कि इनका मील से कोई कनेक्ट है या किसी चीज़ से कोई कनेक्ट है। ठीक, ये फुल्ली टैक्सेबल है। इसको कहीं कहीं मील अलाउंस भी बोलते हैं, रिफ्रेशमेंट अलाउंस भी बोलते हैं, इसमें और कोई कंडीशन नहीं आ रही है, देना ही देना है उसको आपको डायरेक्टली। तो दैट इज टिफिन अलाउंस और मील अलाउंस और रिफ्रेशमेंट अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल। सर्वेंट अलाउंस, ठीक, ये सर्वेंट अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, सर्वेंट रखने के नाम पर आपको कोई अलाउंस मिले तो वो भी फुल्ली टैक्सेबल है। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, ये नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस किनको मिलता है? वो डॉक्टर्स जो गवर्नमेंट सर्विस में हैं, तो उनको गवर्नमेंट ये कहती है कि आप अपनी अलग से प्रैक्टिस मत करिए, इस बात का इतना पैसा हमसे और ले लीजिए, तो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस बोलते हैं उसको। ठीक, और ये जो इनकम है
ये भी फुल्ली टैक्सेबल हो करके आपकी सैलरी में जोड़ी जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स कैलकुलेशन। सैलरी के हिसाब से तो सब कुछ आपको मिल ही रहा है, बट फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द टैक्सेबल सैलरी ये अलाउंस आपके लिए पूरी तरीके से जोड़ जाएगा। दूसरा अलाउंस है आपके लिए हिल अलाउंस। अब ये जो हिल अलाउंस है इस पे भी आपको स्टार बनाना है, ये मेडिकल अलाउंस की तरह कंफ्यूजिंग है। ये भी आगे आएगा 2-3 रूप बदल बदल के, तो आप रट नहीं सकते हैं कि हिल अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल। ठीक, जिन लोगों की पहाड़ पर ड्यूटी है, पहाड़ पर काम करते हैं अप टू द हाइट ऑफ 1000 मीटर्स अबव सी लेवल, इसको लिखिए और अंडरलाइन कर लीजिए। अप टू द हाइट ऑफ मतलब लेस देन 1000, ठीक है। 1000 या 1000 से नीचे की रेंज, मीटर की रेंज के नीचे के जो पहाड़ हैं, इन पर जो लोग काम कर रहे हैं और उनको जो अलाउंस मिल रहा है दैट इज फुल्ली टैक्सेबल। क्लियर। अगला अलाउंस जो फुल्ली टैक्सेबल है दैट इज द वार्डन और द प्रॉक्टर अलाउंस। और वार्डन और प्रॉक्टर इन दोनों को आप समझते होंगे क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो। जो हॉस्टल को देख रेख करते हैं वो वार्डन होते हैं, आपके टीचर्स के बीच में, आपकी फैकल्टीज़ के बीच के लोग होते हैं। उनका मेन काम पढ़ाना है, उनको एक अलग से जॉब असाइन किया जाता है, तो इसका एक अलाउंस दिया जाता है। तो ये अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है, ठीक है। दूसरा अलाउंस प्रॉक्टर, प्रॉक्टर को भी आप समझते हो, आपके यहाँ जो वो डिसिप्लिन को मेंटेन करे दैट इज़ द प्रॉक्टर। तो प्रॉक्टर की जॉब भी एक अलग से उसको मिलती है, इसके लिए भी कोई अलाउंस दिया जाता है। तो अगर ऐसा कोई अलाउंस मिल रहा है विच इज़ एज प्रॉक्टर, तो वो भी फुल्ली टैक्सेबल है। अगला अलाउंस है आपके लिए ओवर टाइम अलाउंस। जो आपकी नॉर्मल ड्यूटीज़ हैं इनसे हट के अगर आप कुछ काम करते हो तो उसके लिए भी कुछ अलाउंस दिया जा सकता है फॉर द ओवर टाइम वर्किंग। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओवर टाइम अलाउंस, ठीक है। और ये भी फुल्ली टैक्सेबल है। अगला आपके लिए अलाउंस है डेपुटेशन अलाउंस, ये भी फुल्ली टैक्सेबल है। मैं ये एक तरफ से बोलता चला जा रहा हूँ। हैव यू एनी आइडिया रिगार्डिंग द डेपुटेशन, ये क्या होता है बेटा? तो थोड़ा टू वे कन्वर्सेशन हो जाएगा तो इंटरेस्ट आपका भी बना रहेगा, वरना आप बोर हो जाएंगे। यस, हैव यू सर एनी आइडिया? ट्रांसफर जब करते हैं हम लोग एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन। अच्छा बेटा, मान लीजिए कोई बैंक ऑफ इंडिया में सर्विस कर रहा है, उसका कानपुर से ट्रांसफ़र दिल्ली कर दिया गया, तो इज़ इट डेपुटेशन? सर डेप्यूटेशन में सब पोजीशन वगैरह का रहता है कि उसी सेम पोजीशन पे कुछ होता है? अच्छा, और कोई? और कोई कुछ थोड़ा सा आइडिया? इतना तो आइडिया आप लोगों को है कि ये ट्रांसफ़र से रिलेटेड बात हो रही है। हाँ, ये बेसिक आइडिया आपको है, ठीक। जब भी एक जगह से दूसरी जगह कोई जा रहा है दैट इज़ द ट्रांसफ़र, वो डेपुटेशन नहीं है, ठीक। और पोस्ट से और इससे रिलेटेड ये सारी बातें बहुत साइड की बातें हैं, इनका भी इससे कोई लेना देना नहीं है। ये आपको कंफ्यूज ज़्यादा कर देंगे। आपके लिए मतलब की बात क्या है? कुछ टाइम के लिए सर जैसे भेज दिया जाता है किसी काम के लिए। चलिए, जहाँ से भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो इसको बेहतर तरीके से कर लेते हैं हम लोग मिलके। कोई किसी एक जगह पर काम करता है किसी कंसर्न में, ठीक। दूसरी कंसर्न वालों को अचानक उसी तरीके के लोगों की ज़रूरत है और वो दूसरी कंसर्न वाले कहते हैं कि भाई इस तरीके के लोग आप मेरे यहाँ भेज दीजिए इतने दिनों के लिए, कुछ समय के लिए, तो दैट इज़ द डेपुटेशन। मतलब अगर मान लीजिए आप कानपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कानपुर यूनिवर्सिटी में अकाउंटेंट करके कुछ 100 लोग एम्प्लॉई हैं। इन केस लखनऊ यूनिवर्सिटी को ये लगता है कि यार अभी मेरे पास जो है वो यार एक ऑडिट आ गया है और साल 2 साल के अंदर पुरानी सारी जो है वेरीफाई करानी है बैलेंस शीट, ढेर सारा काम है और रेगुलर मेरे इतने एम्प्लॉई हैं, 5 अकाउंटेंट अगर मुझे मिल जाते साल भर के लिए तो यार ये काम बड़ी आसानी से हो जाता। 5 अकाउंटेंट साल भर के लिए अब हम अपॉइंट करें, एडवर्टीजमेंट निकालें, बड़ा सारा झगड़ा है। एक काम करते हैं कि ज़रा
जैसा मेरे यहाँ स्केल है वैसे ही कानपुर यूनिवर्सिटी में भी स्केल है। इनके यहाँ ज़रा पता करो कि क्या इनके यहाँ 5 अकाउंटेंट मिल सकते हैं साल भर के लिए। उन्होंने यहाँ पर निगोशिएट किया, पता चला, और आप भी राजी हो गए कि हाँ हम फ्री कर देंगे। तो ऐसे 5 लोग जो अपनी बेस कंसर्न को छोड़कर किसी दूसरी कंसर्न को सर्व करने जाते हैं, तो इसको बोलते हैं डेपुटेशन। मतलब वो एम्प्लॉय कहाँ के रहेंगे? कानपुर यूनिवर्सिटी के ही। नोट इट डाउन, वो एम्प्लॉय कहाँ के रहेंगे? कानपुर यूनिवर्सिटी के ही, बट दे आर डिप्यूटेड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क ऑफ वर्क फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए किसी दूसरी कंसर्न में भेज दिए गए। दैट इज कॉल्ड द डेपुटेशन। क्लियर? तो जब वो डेपुटेशन पे जाएंगे तो उनको वही सैलरी मिलेगी जो कानपुर यूनिवर्सिटी में मिला करती थी। रटिएगा नहीं, कानपुर यूनिवर्सिटी एक एग्जाम्पल है, ठीक। उनको वही सैलरी पे स्केल मिलेगा जो कानपुर यूनिवर्सिटी में मिलता था, ठीक है। लखनऊ में जो चल रहा होगा वो नहीं मिलेगा। हाँ, वो अलग से काम करने गए हैं ऑन डेपुटेशन, इस बात का कोई अलाउंस दे सकती है वो, ठीक। पैसा तो लखनऊ यूनिवर्सिटी ही देगी क्योंकि वहां काम कर रहे हैं वो, पर कानपुर यूनिवर्सिटी के स्केल के हिसाब से देगी। एक अलग से दे सकती है डेपुटेशन अलाउंस कि आप यहाँ पे डिप्यूट किए गए, काम करने आए, इस बात का 500, 1000, 2000, 5000 जो भी है, ये डेपुटेशन के नाम पर अलाउंस हम आपको पर मंथ देते हैं। तो ऐसा अगर कोई अलाउंस मिल रहा है किसी को तो वो भी टैक्सेबल है। नाउ इट इज क्लियर? ओके, तो डेपुटेशन अलाउंस हो गया आपके लिए, ओवर टाइम अलाउंस हो गया, और भी कई सारे आगे अलाउंसेस हैं जो कि टैक्सेबल होते हैं, उनको आप सुन सकते हैं। लेकिन इन्हीं 8-10 में से जो आप याद रख पाए उनको याद रखिएगा। जैसे आपको प्रोजेक्ट अलाउंस मिल सकता है, मैरिज अलाउंस मिल सकता है, रूरल अलाउंस मिल सकता है, टेलीफोन अलाउंस मिल सकता है, ये सारे और कई तरीके के अलाउंस मिलते हैं, वो भी आपके लिए टोटली टैक्सेबल। ठीक। अब हम लोग कौन से डिस्कस करने जा रहे हैं? छोटे छोटे से हैं, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अलाउंसेस विच आर फुल्ली टैक्सेबल। फुल्ली टैक्सेबल हो गया, फुल्ली एग्जेम्प्टेड, ठीक, फुल्ली एग्जेम्प्टेड। तो फुल्ली एग्जेम्प्टेड में हम लोगों के अलाउंसेस आएंगे फॉरेन अलाउंसेस। देखिए फटाफट, फॉरेन अलाउंसेस को कहीं ओवरसीज अलाउंसेस भी बोला जा सकता है। अलाउंसेस फ्रॉम द यूएनओ, ठीक। अलाउंसेस टू द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट जजेस, and the per diem allowances, per diem allowances। ये 4 तरीके के अलाउंस फुल्ली एग्जेम्प्टेड है कि ये अगर किसी को मिल रहे हैं तो वो सैलरी में नहीं जुड़ेंगे। जैसे फॉरेन अलाउंस, फॉरेन अलाउंस क्या है कि कोई अपनी सर्विसेज को अगर फॉरेन में रेंडर कर रहा है तो वो अलाउंस वहां पर की सर्विसेज पे काम करने पर अगर उसको कुछ अलग से अलाउंसेस मिल रहे हैं तो वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। ये अलाउंसेस ओवरसीज अलाउंस के नाम पे हो सकता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के नाम पे हो सकता है, कार अलाउंस के नाम पे हो सकता है, मतलब फॉरेन में जो भी अलाउंस मिले। आपकी जॉब कहाँ होनी चाहिए? फॉरेन में होनी चाहिए। अब कमाल की बात है, बहुत ध्यान दीजिएगा, ये केवल उनको मिलेगा, दोज आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड इंडियन सिटीजन एंड रेंडिंग द सर्विसेज आउटसाइड इंडिया। अब ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का मतलब आप समझ रहे हैं, यानी भारत सरकार का कोई ऑफिस बाहर हो, उसमें इंडियन सिटीजन काम कर रहा हो, मतलब हमारी एम्बेसी, कॉन्सुलेट्स, इनमें जो लोग काम कर रहे हैं और इंडियन सिटीजन हो, वहाँ का ना हो फॉरेन नेशनल, तो इनको जो अलाउंसेस मिल रहे हैं भले वो किसी नाम के हों, वो सारे के सारे एग्जेम्प्ट होंगे। क्लियर है? अब अगर रिलायंस की कंपनी का कोई ऑफिस बाहर खुला है, पतंजलि का खुला है, टाटा का खुला है, विप्रो का खुला है, वहाँ कोई काम कर रहा है, उसके अलाउंसेस एग्जेम्प्ट नहीं होंगे भले वो इंडियन सिटीजन हो।
ठीक, ये कंडीशन आपको लिख लेनी है, कंफ्यूज मत होइएगा फॉरेन अलाउंस के नाम पर। फॉरेन अलाउंस केवल किन का एग्जेम्प्ट है? पहली बात, इंडियन सिटीजन का। सिटीजन वर्ड है, यहाँ पे रेजिडेंट भी नहीं है, तो सिटीजन ही लिखिएगा, भारतीय नागरिक। ठीक। दूसरी बात, गवर्नमेंट एम्प्लॉई, सरकारी कर्मचारी। तो ये बेसिकली आपके एम्बेसीज के, कॉन्सुलेट के, इसी के लोग होंगे, क्योंकि यही सरकारी संस्थान बाहर होंगे अधिकतर हमारे। ठीक है। अब अगला देख लेते हैं हम लोग, अलाउंसेस ऑफ द यूएनओ। यूएनओ अगर कोई अलाउंसेस दे रहा है, अब ये किसी भी तरीके के एम्प्लॉय को दे रहा हो, इंडियन सिटीजन, फॉरेन नेशनल, और वो किसी भी तरीके से मान लीजिए हमारे टैक्स एम्बिट में आ रहा है, यहाँ पे रेजिडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, सोर्स ऑफ इनकम यहाँ की है, आप पढ़ चुके हैं रेजिडेंस एंड द स्कोप ऑफ इनकम के हिसाब से वो यहाँ टैक्सेबल हो गया। तो अगर अलाउंसेस यूएनओ से मिल रहा है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। ठीक, दो बात। तीसरी, अलाउंसेस टू द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो अलाउंसेस मिल रहे हैं वो भी फुल्ली एग्जेम्प्ट है। ठीक है, ये भी फुल्ली एग्जेम्प्ट है। और अगला है आपके लिए पर डीम अलाउंसेस। पर डीम अलाउंसेस इज पेड टू द एम्प्लॉयज फॉर द पर्पज ऑफ बोर्डिंग एंड लॉजिंग फैसिलिटीज। ठीक, तो इससे रिलेटेड जो अलाउंस है वो भी एग्जेम्प्टेड है। ये चार तरीके के अलाउंसेस आपके लिए एग्जेम्प्टेड हैं और शर्तें भी मैंने आपको बता दी। ठीक, अब आपके लिए जो काम है वो क्या है जो आपको घर पर करना है? वो है एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस को घर से पढ़ के आना है और कल कैलकुलेटर साथ में रखना है, पेन पेपर साथ में रखना है। क्लियर? तब आगे बात हमारी आपकी हो पाएगी। और उसमें आपको क्या देख के आना है? हाउस रेंट अलाउंस। कभी कभी हाउस रेंट अलाउंस पर सेपरेट पूरे पूरे क्वेश्चन आ जाते हैं, 3 नंबर का तो 4 नंबर का तो अधिकतर आता है आपके लिए छोटा वाला HRA में से। तो HRA आप अच्छे से देख के आएंगे। ठीक, फिर HRA के बाद इंटरटेनमेंट अलाउंस है, वो देख के आएंगे। अलाउंसेज अंडर सेक्शन 14, 1014 एंड 1014(1) ये देख के आएंगे। ठीक, बस छोटे से हैं। तो अलाउंसेस आप सारे देख आइए, तो कल की क्लास में हम लोग का अलाउंसेस का काम खत्म हो जाए, और इसके बाद अगर टाइम बचता है तो हम लोग परक्विजिट पे जाएंगे, वरना अलाउंसेस ही कल हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक, ये बेटा कल हो तभी पाएगा जब आप अच्छे से देख आओगे। क्लियर? तो आप मुझे जल्दी से बताइए, क्योंकि आपकी टाइम का क्लास इज ऑलमोस्ट गोइंग टू बी ओवर, खत्म होने वाला है। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द टुडे सेशन तो उसको आप पूछ सकते हैं प्लीज। हैव यू एनी क्वेरी रिगार्डिंग टुडे सेशन? जल्दी से रिवीजन देख लीजिए। यस, एनी क्वेरी? बेटा रिस्पॉन्स? नो सर। नो, कोई क्वेरी नहीं। कोई क्वेरी नहीं। तो ठीक बच्चों, इसको आप थोड़ा सा कल से देखो बेटा, जहाँ से भी आपके पास अवेलेबल है, और कल कैलकुलेटर भी रखिएगा पास में, पेन पेपर भी रखिएगा। फिर कल हम लोग इसके जो ये एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस का एरिया है इसको कवर अप करते हैं कल के सेशन में। ओके, ओके। वेरी नाइस मीटिंग विद ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।